हाय एवरीवन, वेलकम टू कैम टेकी। मेरा नाम है निशा और हम कर रहे हैं पीजीटी केमिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट। और उसी सीरीज़ में आज हमारा लास्ट लेक्चर है, पीरियोडिसिटी जो चैप्टर है, थर्ड चैप्टर उसका। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पहले तो ये करेंगे, उसके बाद वैलेंसी, ऑक्सीडेशन स्टेट और थोड़ा सा इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये सब भी पढ़ेंगे। पहले इन दोनों को करते हैं क्योंकि ये दोनों क्या है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले तो यही पूछ लेंगे इनमें डिफरेंस क्या है। कंफ्यूज हो जाते हैं, इनका ऑर्डर जो होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, दोनों में 2 एलिमेंट्स का डिफरेंस होता है बस, और वहीं पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। और अब है हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमें पढ़ना है, उससे पहले जो है आयनाइजेशन एनर्जी हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन अगर आइसोलेटेड गैसियस एटम से निकलता है बाहर तो उसको क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। उस एनर्जी को बोलेंगे जितनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। और आयनाइजेशन एनर्जी क्या थी, हमेशा पॉजिटिव थी, नोबल गैसेस के लिए हाईएस्ट थी, और हीलियम की देखें तो वो ऑल द पीरियोडिक टेबल, पूरी पीरियोडिक टेबल में क्या है, हाईएस्ट थी। ठीक है, इधर जो ग्रुप 1 था उसमें सबसे कम हमें आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ती थी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। इतना क्लियर है। अब जो आयनाइजेशन एनर्जी था उसका अपोजिट है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मतलब अगर गैशियस एटम है, एक अकेला एटम है गैशियस स्टेट में, आइसोलेटेड गैशियस एटम, मतलब अकेला है, किसी से बॉन्डेड नहीं है। ऐसा नहीं है कि Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव एक दूसरे से बॉन्डेड है, मतलब अट्रैक्शन फोर्स है उनके बीच में, और फिर हम उसमें इलेक्ट्रॉन डालने की कोशिश कर रहे हैं तो वो कितना एनर्जी दो, नहीं। हमें चाहिए आइसोलेटेड गैशियस एटम। उस एटम के अंदर अगर मैं चाहूँ कि एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूँ बाहर से कोई और एक्स्ट्रा, तो मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी या उससे कितनी एनर्जी निकलेगी, यही क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कोई भी आइसोलेटेड गैशियस एटम है उसको अगर मैं इलेक्ट्रॉन दे रही हूँ तो क्या एनर्जी चेंज होगा। ठीक है, और एक्सोथर्मिक होगा मतलब एनर्जी बाहर निकल रही है, एंडोथर्मिक होगा मतलब एनर्जी मुझे देनी पड़ रही है। वो डिपेंड करेगा कौन से टाइप का एलिमेंट है मेरे पास, कौन सा एटम है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो इसको ध्यान रखना है। जैसे टग ऑफ वॉर होती है, रस्साकसी जो होती है, तो वहाँ पे बीच में एक आप फ्लैग सा लगाते हो, इधर एक टीम होगी, इधर एक टीम होगी, दोनों क्या करेंगे, खींचेंगे एक दूसरे की तरफ। तो जो पावरफुल होगी वो क्या करेगी, खींच लेगी इसको एक तरफ। तो इसमें समझो कि ये जो 2 टीम्स है वो क्या है, 2 एटम्स हैं, एक्स और वाई जो मैंने माने यहाँ पे 2 एटम्स है, और बीच में जो आपने फ्लैग था जो डिसाइड करेगा किधर जाएगा, वो क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन पेयर है या फिर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसमें भी यही है कि 2 एटम्स जब बॉन्डेड फॉर्म में हो, वो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये बॉन्ड कैसे बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं ना, 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर एक बॉन्ड बनेगा। तो इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कौन अपनी तरफ ज्यादा खींच लेगा, उसी को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझ आए, इसमें आइसोलेटेड गैशियस एटम है, बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ऐड हो रहा है, तो वो ये है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और ये है शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जो शेयर कर रखा है बॉन्ड बनाने के लिए, उसको अपनी तरफ कौन खींच लेगा, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझ आ गया। अब इसमें देखो, जैसे ये एक्स है और ये वाई है, तो मान लो वाई की ज़्यादा टेंडेंसी अपनी तरफ खींचने की, तो ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा ऐसे। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो थोड़े से वाई वाले रीजन में ज़्यादा जाएंगे, मतलब अपनी तरफ खींच लिया उसने। ठीक है, और इसमें क्या है, आइसोलेटेड में डालेंगे। अब इसमें देखो, कोई ए एटम है और ये कोई बी एटम लिया है मैंने, इसमें मान लो 7 इलेक्ट्रॉन है, बाहर की जो शेल है हमारी उसमें 7 ही इलेक्ट्रॉन है, और इसमें 8 है। अब ये बताओ, 8 इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल में, तो ये स्टेबल होगा, सीधी सी बात है। 8 इलेक्ट्रॉन का हमारा फैमिली है, हमें ना तो इलेक्ट्रॉन चाहिए ना हम इलेक्ट्रॉन देने वाले, सिंपल सी बात होती है। तो अगर मैं चाहूँ यहाँ से एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आने के लिए, तो क्या ये इसको एंटर करने देंगे, नहीं करने देंगे। तो मुझे इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, जो बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इसको यहाँ पे शिफ्ट करने के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है, हमारी एनर्जी देनी पड़ी है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या आएगी, हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव होगी, मतलब एनर्जी मैंने दी है बाहर से इस इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कराने के लिए। लेकिन भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे 7 ही लोग हैं, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये चाहते कितने हैं, हमारे पास 8 हो जाए, कुछ भी करके मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए वैलेंस शेल में। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहा होगा, इसको ये खुद जाके पकड़ेंगे, इधर आ जाओ तो वैलेंस शेल में। ठीक है, तो मुझे एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ी, एटम खुद एनर्जी रिलीज करेगा। जब भी इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होंगे, एटम की एनर्जी कम होगी, स्टेबलाइज हो जाएगा एटम। एटम जैसे ही स्टेबलाइज होगा उसकी एनर्जी कम होगी, वो एनर्जी रिलीज करेगा। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो होगी नेगेटिव, मतलब एनर्जी निकली है। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अगर एनर्जी निकल रही है मतलब नेगेटिव थॉट्स निकल रहे दिमाग से, तो वो होगी नेगेटिव।
ठीक है, एनर्जी निकलेगी तो नेगेटिव सिंबल आएगा और ये होगा एक्सोथर्मिक, बोलते हैं इसको, एक्सोथर्मिक बोलेंगे, और ये एंडोथर्मिक। इतनी सी बात समझ आई कि अगर इलेक्ट्रॉन के ऐड होने से एलिमेंट स्टेबलाइज हो रहा है, एटम स्टेबलाइज हो रहा है, तो एनर्जी निकलेगी। अगर ये पहले से स्टेबल है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डालना चाहोगे तुम, तो वो कभी भी खुद से एनर्जी रिलीज नहीं करेगा, आराम से इलेक्ट्रॉन को नहीं लेगा, तो तुम्हें खुद से एनर्जी देनी पड़ेगी। आगे समझ में? इसको डिनोट कैसे करेंगे? ए प्लस ई, इलेक्ट्रॉन आया और ए नेगेटिव बन गया। सिंपल सी बात है, कोई न्यूट्रल एटम था, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करो तो अनायन बनेगा। जैसे आयनाइजेशन एनर्जी में एक इलेक्ट्रॉन निकल गया था तो कटायन बन रहा था, तो ये क्या हो गया? अनायन, अनायन बन गया। ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ है, ठीक है। मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव। ये जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ये पॉजिटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव कब होगी? जब एटम पहले से स्टेबलाइज होगा, तुम जबरदस्ती एक और इलेक्ट्रॉन डालोगे इसके अंदर, ठीक है, तो पॉजिटिव हो सकता है। और मे बी नेगेटिव, नेगेटिव हो सकता है। जैसे ये 7 इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं? फ्लोरीन वाला जो ग्रुप होता है, हैलोजेंस होते हैं, उनमें क्या होता है? वैलेंस 7 होता है। तो ये हमेशा क्या होगा? इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होगी। और ये वाली क्या होगी? नोबल गैसेज मान लो। नोबल गैसेज क्या होती है? पहले ही 8 इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन्स को नहीं लेगी आराम से, तो उनको एनर्जी देंगे, तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। अभी ये है सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी की थी, सेम वही है कि सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मतलब एक डाल दिया इलेक्ट्रॉन तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी। उसके बाद अगर मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन भी डाल रही हूँ तो सेकंड हो गई, थर्ड हो गई। तो इस तरह से अगर मैंने न्यूट्रल में एक डाला इलेक्ट्रॉन तो ए नेगेटिव बना, अनायन बन गया। उसी तरह से फिर इस ए नेगेटिव में एक और डालना चाह रही हूँ मैं इलेक्ट्रॉन बाहर से, तो वो हो जाएगा ए टू नेगेटिव। तो ये क्या हो गई? सक्सेसिव हो गई, एक के बाद दूसरा। फिर 2 डालने के बाद और डाल रही हूँ, तो ये क्या हो गया? तीसरा। तो ये क्या है? एक के बाद एक जब हम इलेक्ट्रॉन डालते रहते हैं तो उसके लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? वो क्या है? सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बहुत सिंपल है। अब इसमें एक मेन पॉइंट जो है वो ये है कि हम जब पहले न्यूट्रल एटम में एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। हमने देखा कि 7 इलेक्ट्रॉन थे तो वो नेगेटिव था और 8 थे तो वो पॉजिटिव था। समझ आए? ये पॉजिटिव हो सकता है, ये नेगेटिव हो सकता है। लेकिन सेकंड, थर्ड, फोर्थ जितनी भी आप और इलेक्ट्रॉन डालोगे ए नेगेटिव बनने के बाद में, इसके बनने के बाद में जब आप और इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव होगी, मतलब आपको एनर्जी देनी पड़ेगी हमेशा। क्यों? ए नेगेटिव बनने के बाद क्या हो गया? वो नेगेटिवली चार्ज हो गया, पूरा नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन जो बाहर से आ रहा है वो भी नेगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में हमेशा क्या होगी? रिपल्शन होगी। ए नेगेटिव बन गया और ये भी नेगेटिव नेगेटिव, रिपल्शन की वजह से कभी भी ये इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर नहीं आने देगा खुद से। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? एनर्जी देनी ही पड़ेगी। तो जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज हैं वो हमेशा क्या होंगी? पॉजिटिव होंगी, तुम्हें देनी पड़ेगी। आ गया समझ? इसी तरह से जब हमने आयनाइजेशन एनर्जी की थी तब भी क्या किया था? एक इलेक्ट्रॉन तो अपनी मर्जी से बाहर, आयनाइजेशन एनर्जी तो हमेशा ही पॉजिटिव आई थी ना, क्योंकि तुम्हें वो देनी पड़ रही थी एनर्जी बाहर निकालने के लिए, ठीक है। तो ये था सक्सेसिव आयनाइजेशन, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी। अब इसको एक ट्रेंड देखते हैं जो हम हर एक चीज़ का कर रहे हैं कि अलोंग द पीरियड क्या होगा और डाउन द ग्रुप क्या होगा। तो अब पहले ये चीज़ देखो कि जितना ज़्यादा एटम पे न्यूक्लियर चार्ज होगा, वो पॉजिटिवली चार्ज है और बाहर से इलेक्ट्रॉन डालना है मैंने, और यहाँ पे भी क्या हो रहा है? एक इलेक्ट्रॉन को खींच ही रहा है ना अपनी तरफ, तो जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा वो अपनी तरफ उतना ही खींचेगा, या फिर बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो वो उतनी ही आराम से इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। आए समझ? वो उतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, या फिर उसकी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी? नेगेटिव। नेगेटिव है मतलब आराम से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इस बात का ध्यान रखना। ध्यान रखोगे अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव है मतलब आराम से इलेक्ट्रॉन को ले रहा है वो, और अगर पॉजिटिव है तो मैं नहीं ले रहा, मैं स्टेबल हूँ, मुझे नहीं चाहिए इलेक्ट्रॉन, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस पे डिपेंड करेगी? न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करेगी, रेडियस पे, और कॉन्फिगरेशन क्या है। कॉन्फिगरेशन तो बहुत सिंपल है, अगर स्टेबल है तो ना तो उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए ना वो इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी उसकी पॉजिटिव हो जाएगी, मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिव भी नहीं होगा, मेरे को नहीं चाहिए इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये समझ आ गया। हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो या फिर फुली फील्ड हो तो वो स्टेबल होती है, या फिर बाहर वाले ऑर्बिटल में आपके 8, 18, 2 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हो तो वो कॉन्फिगरेशन स्टेबल होती है, ठीक है। ये समझ आया? इसमें एज सच कुछ है नहीं, इसी वजह से क्या होगा? नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? हमेशा पॉजिटिव होगी। तो अब बात करते हैं न्यूक्लियर चार्ज की। न्यूक्लियर चार्ज में जैसे पहले बता चुकी हूँ, जैसे जैसे बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन को इजीली अट्रैक्ट कर लेगा, और उससे क्या होगा? उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी? नेगेटिव होती जाएगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी। सिंपल सी बात है। इसी तरह से अगर मैं रेडियस की बात करती हूँ, रेडियस जैसे जैसे छोटा होता जाएगा, अब मान के चलो यहाँ पे कोई पॉजिटिव न्यूक्लियस है, ये एक की रेडियस है, ये इस एटम की बाहर की शैल ये है,
और दूसरे वाले की है ये छोटी सी। इस ए एटम में जाना है और ये बी एटम है। इस ए एटम की में जो इलेक्ट्रॉन आएगा बाहर से वो यहाँ पे घूमेगा, यहाँ पे ऐड होगा। बी में जो आएगा वो होगा इस सेल में इतनी डिस्टेंस पे, और ये है इसमें। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी, क्या न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की जो अट्रैक्शन है वो कम नहीं होती जाएगी। तो जो ये रेडियस जिसकी ज़्यादा होगी, जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी न्यूक्लियस की। ये इसको जैसे जैसे और दूर ऐड करते जाओगे उसकी टेंडेंसी कम हो जाएगी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की। तो ये क्या होगा, ये इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होगा, मतलब इसको नहीं खींच पाएगा। एक तरफ बड़ा एटम जुड़ा हुआ है, एक तरफ छोटा सा एटम जुड़ा हुआ है, तो बड़े एटम की कम टेंडेंसी होगी खींचने की। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसकी कम नेगेटिव होगी, मतलब ये कम खींच पाएगा। इस उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ये वाला। पास में जब इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो वो अच्छे से पकड़ के रखेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, इसकी नेगेटिव होगी ज़्यादा, और इसी तरह से ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव भी होगा। आ रहा है समझ में। तो जब तुम लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन तक देखना अभी, ठीक है, नोबल गैसेस तो एक्सेप्शन है ही। तो यहाँ से वहाँ तक जाओगे तो वहाँ तक जाते जाते तुम्हें पता है क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है तो प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है। लेकिन साइज क्या हो रहा है, छोटा होता जाता है। समझा चुकी हूँ ये सब मैं, रेडियस वगैरह। तो ये छोटा होता जा रहा है और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है। उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए तुम्हारे, यहाँ से यहाँ जाते टाइम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, क्योंकि छोटा साइज है, जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ लेगा और न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है। ठीक है, इतनी सी बात समझ आई। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो भी क्या होती जाएगी तुम्हारी, ज़्यादा नेगेटिव होती जाएगी। मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव है, मतलब इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी है उसकी। ये बात बार बार बोल रही हूँ, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ जाते टाइम क्या हो रहा है, ज़्यादा नेगेटिव होते जा रहे हैं। देखो फ्लोरीन के -328, और इसकी यूनिट्स क्या होंगी, वही जो एनर्जी की यूनिट्स होती है। ये भी तो एंथैल्पी है ना, एनर्जी है, तो ये किलो जूल पर मोल में डिनोट कर सकते हो, जूल पर मोल में कैलोरी, और इनको इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल पर एटम में कर सकते हो। ये यूनिट कन्वर्जन कैसे करता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी में, वो बहुत अच्छे से समझाया है, और वो यहाँ पे भी काम आएगा, क्योंकि एक बार बता चुकी हूँ, दोबारा नहीं बताऊँगी। तो ये है यहाँ से यहाँ तक इन जनरल नेगेटिव होता जा रहा है। क्यों हुआ समझ आए। अब लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस है, लाइक बेरिलियम को देखो और नाइट्रोजन को। बेरिलियम और नाइट्रोजन ने आयनाइजेशन एनर्जी में भी एक्सेप्शन बिहेवियर दिखाया था, देखा था। बेरिलियम ग्राफ में ऊपर आ गया था, नाइट्रोजन भी ऊपर आ गया था, बाकी सब लीनियर लाइन में चल रहे थे, एक स्ट्रेट लाइन में। लेकिन ये दोनों ने क्या किया था, वहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन को नहीं लिया था इजीली, और ना ही ये इलेक्ट्रॉन को नहीं डोनेट किया था, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन को नहीं लगे। क्यों, क्योंकि ये है 1s2 2s2 और ये 2p3 हो जाएगा, 2s2 1s2, ठीक है। तो नाइट्रोजन में क्या है, ये 2p3, फिर से हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसकी, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन्स है पी में, तो हाफ फील्ड है, एक्स्ट्रा स्टेबल है। एक्स्ट्रा स्टेबल होने की वजह से क्या होगा, ये और इलेक्ट्रॉन इसको नहीं चाहिए कि यहीं पे स्टेबल है, ठीक है। और इसी तरह से जब तुम ये नोबल गैसेस में जाओगे तो उसमें क्या होगा, फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, वो भी स्टेबल होगी, तो उसको इलेक्ट्रॉन्स नहीं चाहिए। तो ये पॉजिटिव हो गए, ये पॉजिटिव हो गए। बेरिलियम में क्या होगा, 2s2, ये भी एक फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मानी जाती है। 2s2 की जो है कॉन्फ़िगरेशन है वो s ऑर्बिटल इसमें फुल्ली फील्ड है। इस s ऑर्बिटल में जो वैलेंस है उसमें और इलेक्ट्रॉन आने की टेंडेंसी नहीं है यहाँ पे। इसको काइंड ऑफ फुल्ली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन ही मानो, क्योंकि s ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और s वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन फुल्ली फील्ड है, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी नहीं है, इसलिए इसमें क्या है, और इलेक्ट्रॉन्स आप ऐड नहीं कर पाओगे, इसलिए ये क्या है, पॉजिटिव है। इसी तरह से बेरिलियम के नीचे क्या आएगा, आपका मैग्नीशियम आएगा। तो मैग्नीशियम में भी क्या होगा, 3s2 होगा लास्ट में, 3s2 होगा लास्ट में। तो इसमें भी क्या है, 3s ऑर्बिटल जो है वो फुल्ली फील्ड है, उसमें भी इलेक्ट्रॉन को आने की जगह नहीं है, इसलिए ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। वैल्यू इसकी ध्यान नहीं है मुझे कितनी होगी एग्जैक्ट, बट पॉजिटिव होगा ये भी, ठीक है। तो इन दोनों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना, बेरिलियम, मैग्नीशियम प्लस नाइट्रोजन का तो ध्यान रखना ही है। आयनाइजेशन एनर्जी की भी इसकी पॉजिटिव होगी और ज़्यादा होगी, बाकी से ऑक्सीजन से ज़्यादा होगी इसकी आयनाइजेशन एनर्जी। और जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो भी पॉजिटिव होगी, जो नोबल गैसेज है वो। तो आयनाइजेशन एनर्जी हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो, इन 3 एलिमेंट्स का ध्यान रखना है। कर लोगे इतना सा।
इसमें अगर बात करूं कि हाइड्रोजन की भी नेगेटिव होगी, क्योंकि 1s1 है और उसकी टेंडेंसी एक और इलेक्ट्रॉन लेके 1s2 बन जाए, अपने 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए, काम हो जाएगा। लेकिन हीलियम में क्या है, पहले ही 2s2 है, 2 इलेक्ट्रॉन भी तो स्टेबल होते हैं ना, अगर सिर्फ एक SL है तो हाइड्रोजन और हीलियम में तो 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। तो इसमें तो पहले ही 2 है, मेरी टेंडेंसी नहीं है इलेक्ट्रॉन लेने की, तो पॉजिटिव आ गया। इस बात का ध्यान रखना, जो पूरी पीरियोडिक टेबल है उसमें नियोन जो है, नियोन जो नोबल गैस है, उसकी सबसे ज़्यादा पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। मतलब उसकी बिल्कुल भी टेंडेंसी नहीं है इलेक्ट्रॉन को लेने की, ज़बरदस्ती बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तब जाके वो इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो नियोन का ध्यान रखोगे। नीचे जाओगे पॉजिटिव तो होगी बट इससे कम होगी। इतना अलोंग द पीरियड समझ आया, और कौन से पॉजिटिव होगी कौन सी नेगेटिव। अब बात करते हैं डाउन द ग्रुप। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी सेम ऑर्डर होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सिंपल इधर से इधर जाओगे इंक्रीज होती जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, यहाँ से यहाँ पे जाते जाते इंक्रीज होगी, क्योंकि रेडियस छोटा हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है, तो शेयर्ड पेयर को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी इनकी बढ़ेगी। ठीक है, ये तो सिंपल हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर। अब एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि ये दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप कैसे इंक्रीज या डिक्रीज होंगी। अब डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, तुम्हारा साइज क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। ये साइज ऐसे बढ़ता जाएगा, नीचे नीचे साइज बढ़ता जा रहा है, तो मेरी टेंडेंसी कम होती जाएगी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की। न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा शेल, जो वैलेंस शेल है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, और वो दूर होते ही क्या होगा, मैं अट्रैक्ट नहीं कर पाऊंगा इलेक्ट्रॉन को इतना ज़्यादा। तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच पाने की वजह से क्या होगा, ये डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कम होती जाएगी। मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती जाएगी, कम नेगेटिव होगी। मुझे नहीं चाहिए इलेक्ट्रॉन ऐसे, तो ये नेगेटिव तो होगी इस पूरे ग्रुप की, बट डाउन द ग्रुप क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसी तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होती जाएगी। आया समझ। डाउन द ग्रुप क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कम होगी, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम नेगेटिव होती जाएगी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती जाएगी। ऐसे यहाँ पे आओगे तो छोटा हूँ तो जल्दी से इलेक्ट्रॉन को खींच लूँगा, लेकिन बड़ा हूँ तो मैं खींच नहीं पाऊंगा। न्यूक्लियर ये शेल्स बढ़ती जा रही है ना, क्योंकि डाउन द ग्रुप, इसलिए। ठीक है, ये तो है जनरल सी चीज़, बट यहाँ पे क्या आते हैं कुछ एक्सेप्शन। ठीक है, कि यहाँ पे क्या ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है। इसी तरह से जब इधर आओगे डाउन द ग्रुप तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाएगी। ये समझ आ गया। बट ये जो 2 ग्रुप है, ऑक्सीजन वाला ग्रुप और फ्लोरीन वाला ग्रुप, इसमें छोटा सा एक चीज़ है, छोटी सी चीज़ है, समझ में आ जाएगी तो हमेशा ध्यान रहेगी, वरना भूल जाओगे बार बार में। ऑक्सीजन का ग्रुप है और ये फ्लोरीन वाला है, हेलोजेंस। इनको क्या बोला था बताओ, ग्रुप 16 को कौन सा नाम दिया था, जो दूसरा नाम दिया था, पहली क्लास में करवाया है मैंने पीरियोडिसिटी का में। तो ये है डाउन द ग्रुप क्या होना चाहिए था मेरा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए थी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर अगर मैं लिखूँ तो मेरे को लिखना था सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। ठीक है, ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा, फिर सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन की कम हो जाती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, कम होगी। हाँ, अभी ध्यान रखना, ये बात कर रही हूँ मैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का अलग ऑर्डर होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का अलग होगा, दोनों को कंपेयर करके बताऊंगी अभी। ठीक है, तो ये जो ऑर्डर है वो लिख रही हूँ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को लेने की जो टेंडेंसी है ऑक्सीजन की, खाली शेल अगर वो है अकेला आइसोलेटेड एटम है, तो उसमें क्या होगा, उसकी कम टेंडेंसी होगी देन सल्फर से। ध्यान रखना, तो ये ऑर्डर हो जाएगा हमारा, सल्फर पहले आएगा, देन ऑक्सीजन, देन ये सब। इसी तरह से जब मैं इस ग्रुप की बात करूँगी, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होना चाहिए था, बट फ्लोरीन का कम हो जाएगा क्लोरीन से। तो यहाँ पे आएगा क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, और फिर अपना जो नॉर्मल। ठीक है, अब ये कम क्यों हो गया, ऑक्सीजन में देखो हमारी है 2p6 और सल्फर में होगा 3p6, इलेक्ट्रॉनिक 3p4। ठीक है, और सल्फर में होगा 3p4। तो एक तो 2p शेल है और एक 3p बड़ी शेल है। जो 2p में आप इलेक्ट्रॉन डालोगे और एक्स्ट्रा, तो उनके पास इतनी जगह नहीं होगी, छोटी शेल है, ज़्यादा जगह नहीं है, तो उसमें क्या होगा, रिपल्शन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एक तो इधर की इधर जा रहे हैं तो वैसे ही साइज छोटा होता जा रहा है। ऊपर से क्या है, ये 2 वाली शेल है और ये 3 वाली, तो साइज छोटा होने की वजह से क्या करेंगे, वो उनकी टेंडेंसी कम हो जाएगी, रिपेल करेंगे एक दूसरे को, इलेक्ट्रॉन और नहीं लाने देंगे। इसलिए क्या होगा, सल्फर इजिली इलेक्ट्रॉन ले लेगा, आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ट्रेंड चल रही है, और ये क्या है, नहीं ले पाएगा। इसलिए
इसका ऑर्डर हो जाएगा ये वाला। और इसी तरह से फ्लोरीन में क्या है, फ्लोरीन में भी 2p5 है और क्लोरीन में हो जाएगा 3p5। सेम, फ्लोरीन का छोटा शेल है, इलेक्ट्रॉन्स को बिल्कुल भी नहीं ले पाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स को, इसमें आइसोलेटेड एटम, तो उसमें क्या होगा, एक और इलेक्ट्रॉन को नहीं लेने की टेंडेंसी होगी, तो इसकी भी जो नेगेटिव वैल्यू है वो कम हो जाएगी क्लोरीन से, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आया समझिए ऑर्डर। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की। तो इसमें वही है कि ये वाली जो है ये कम नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव तो होगी बट सल्फर से कम होगी, ये ट्रेंड समझ आ गया। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होगा, सिंपल है, डाउन द ग्रुप क्या होगा, डिक्रीज होती जाएगी और अलोंग द पीरियड इंक्रीज होती जाएगी, ये बहुत सिंपल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कंफ्यूज नहीं होना है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में हो रहा है ये सब जो भी हो रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर मैं ऑर्डर लिखूंगी तो वो हो जाएगा, डाउन द ग्रुप अगर मैं चल रही हूँ तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, देन सल्फर, देन सेलेनियम, टेलुरियम। और फ्लोरीन वाले ग्रुप का क्या हो जाएगा, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सिंपल हो जाएगा इसका, ठीक है। और ये वाला डाउन द ग्रुप ये ऑर्डर होगा। इन दोनों को बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना, क्योंकि एग्जाम में पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है इससे रिलेटेड और इससे रिलेटेड। अब इसमें क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। ये कंप्लीट हो गया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूरा हो चुका है आपका, यही है, इतना ही है। इनके ऑर्डर वगैरह ध्यान रख लेना, कैसे बेरिलियम का पॉजिटिव हो गई थी, नाइट्रोजन की पॉजिटिव थी, कैसे ऑक्सीजन पीछे आ जाता है, फ्लोरीन पीछे आ जाता है, देन क्लोरीन से। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बहुत सिंपल है, इसको फिर से बताती हूँ मैं एक बार। अब जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो क्या है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी। अब ये कोई मेजरेबल क्वांटिटी तो है नहीं कि इसमें इतनी एनर्जी लग जाएगी तो तुम जूल्स में निकाल लो, या फिर कुछ भी जूल में कितनी एनर्जी निकल रही है, कितनी हीट निकल रही है, ऐसा मेजर नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी पोलिंग जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक स्केल दिया, स्केल क्या था, मतलब वैल्यूज़ दी हैं, उसी को स्केल बोल देते हैं। तो उससे पहले क्या करते हैं हम लोग, उस स्केल को पढ़ने से, बहुत सिंपल सा है, उससे पहले ये फॉर्मूला है। हालांकि क्वेश्चन पूछे बहुत कम जाते हैं एज सच, ये फॉर्मूला पूछा जाता है, कभी कभी तुम्हें वैल्यूज़ भी दे दी जाती है, लाइक ए इन सब की वैल्यू दे देंगे और फिर तुमसे पूछ लेंगे कि इनका डिफरेंस बताओ कितना आएगा, या फिर कौन से दो एलिमेंट्स में ज़्यादा डिफरेंस आया। तो इसमें क्या है, एक्स ए माइनस एक्स बी, ये क्या डिनोट कर रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, ये दोनों क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। तो इनको मैं डेल्टा एक्स बी लिख सकती हूँ, ए बी, ठीक है। डेल्टा का मतलब यही होता है ना, डिफरेंस, मतलब एक्स ए माइनस एक्स बी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस दो एलिमेंट्स का किसके बराबर होगा, 0.208 को मल्टीप्लाई करना है स्क्वायर रूट ऑफ ई क्या डिनोट करता है, ये बॉन्ड एनर्जी, लाइक ए और बी अगर मिलके बॉन्ड बना रहे तो उनकी एनर्जी कितनी रिलीज होगी, या फिर उस बॉन्ड को तोड़ने में कितनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। बॉन्ड बनते टाइम कितनी एनर्जी रिलीज हुई, या फिर बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो सिंपल ये है कि बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी देनी है, ये है बॉन्ड एनर्जी है, ये ई किसको डिनोट कर रहा है, बॉन्ड एनर्जी। और नीचे जो टर्म्स लिखी हैं वो कौन कौन से एटम्स का बॉन्ड है, लाइक ई ए बी, मतलब बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी माइनस करना है तुमने स्क्वायर रूट ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी बी। समझ गए, ये 2 बार स्क्वायर रूट है, इसको चाहो तो तुम ऐसे लिख लो, इसकी पावर हाफ, ठीक है। तो 0.208 स्क्वायर रूट ऑफ ई ए बी माइनस ई ए इंटू ई ए बी का स्क्वायर रूट। कर लोगे, इसको याद कर लेना, ये याद तो कर ही लेना एटलीस्ट, और याद होगा तो फिर वैल्यूज तुम्हें गिवन होंगी, पुट करना है उसको। उसके बाद एक और स्केल है, ओल्ड्रेड रोको स्केल, ठीक है। इसका जस्ट फॉर्मूला याद कर सकते हो, या फिर बहुत सिंपल है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, इसने निकाला डिफरेंस, दो एलिमेंट्स का डिफरेंस, इसने बताया है कि दो एटम्स का डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, इसने बताया है कि एक जो एटम होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होगी, कैसे कैलकुलेट करोगे। और ये सब ना रिलेटिव चलता है कि एक के इतने मान लिए तो दूसरे का कितना होगा, ठीक है। तो ये होगा 0.74 प्लस 0.36 इंटू जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, बता चुकी हूँ क्या है ये, अपॉन आर स्क्वायर। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे निकालना है, स्लेटर रूल, ये नेक्स्ट क्लास में आपको मिल जाएगी एक और वीडियो, ठीक है। तो ये भी आपको निकालना आ जाएगा उससे। तो जेड इफेक्टिव अपॉन आर स्क्वायर, जो रेडियस है एटम की, ठीक है। तो ये वैल्यू तुम्हें गिवन होगी रेडियस की, जेड इफेक्टिव तुम खुद निकालोगे और इसमें पुट करके क्या करोगे, तुम वैल्यू निकालोगे। हालांकि इतना बड़ा जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो आता नहीं है पीसीटी के एग्जाम्स में। जब 1 नंबर का क्वेश्चन होता है, तुम्हें एमसीक्यू दिए जाते हैं, तो तुम्हें कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला पूछेंगे घुमा फिरा के, तो इसको ध्यान रखना।
पूछ भी सकते हैं वैसे तुम न्यूमेरिकल, आजकल कंपटीशन ज़्यादा हो रहा है तो पूछ भी सकते हैं। तो इसका एक एक न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेना। तो ये 2 स्केल्स थी, समझ आ गया, फॉर्मूला याद कर लेना। अब बात करते हैं पोलिंग स्केल क्या है। तो पोलिंग ने जो फॉर्मूला दिया था, जो स्केल दिया था, उसके अकॉर्डिंग क्या है, इन्होंने हर एक एलिमेंट को एक वैल्यू दे दी है, जिसकी जितनी ज़्यादा वैल्यू वो उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो देखो यहाँ से तुम इधर जा रहे हो तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, वैल्यूज बढ़ती जा रही है। लिथियम 1 से शुरू करना है, बस बहुत सिंपल है, 1 0.5 का डिफरेंस है सब में, आधा आधा, 1 1.5 2 2.5 3 3.5 और 4। तो फ्लोरीन को क्या मिली है, 4 वैल्यू, 4 सबसे ज़्यादा है, मतलब ये वाला जो एलिमेंट है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि फ्लोरीन को पोलिंग ने क्या वैल्यू असाइन की थी, या फिर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या है, फ्लोरीन है वो, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं, इधर के इधर चले गए, ये वाली वैल्यू तो याद रह जाएगी फर्स्ट पीरियड की। सेकंड पीरियड की क्या है, सोडियम से जब शुरू करते हैं 0.9 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1, ये 3 का मल्टीपल लग रहा है तुम्हें, 0.9 से 3 मल्टीप्लाई, जो 3 की टेबल है उससे रिलेटेड है। तो इन वैल्यूज को भी थोड़े थोड़े याद कर सकते हो तुम। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जैसे जैसे डाउन द ग्रुप आते जा रहे हैं वैल्यू कम होती जा रही है, 4 है, ये 3, फिर 2.8, फिर 2.5। तो डाउन द ग्रुप वैसे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। इसी तरह से पहले वाले में भी आओगे तो ये 1 है, फिर ये 0.9, फिर 0.8 0.8 0.7, ये भी डिक्रीज होता जा रहा है। तो सिंपल सी बात है, वैल्यूज थोड़ी सी याद कर लेना इनको, फॉर्मूला याद कर लेना। और इधर जाओगे जब लेफ्ट टू राइट जाओगे, अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी। इसमें कोई एक्सेप्शन वगैरह कुछ याद नहीं करना है तुमने, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वहाँ पे दोनों डाउन द ग्रुप और इधर भी एक्सेप्शन से उनको ध्यान रखना है, ठीक है। अब कर दे हम अपना नेक्स्ट टॉपिक। अभी क्या है, 2 मेन पॉइंट्स हो रहे हैं, लाइक पहला है कि एनएमओलेस बिहेवियर ऑफ सेकंड ग्रुप, सेकंड पीरियड एलिमेंट्स। जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये जो सेकंड पीरियड है, ये अपने बाकी ग्रुप, नीचे वाले जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनसे अलग बिहेवियर शो करते हैं। लाइक जो प्रॉपर्टीज बेरिलियम की हैं वो नीचे वालों की नहीं होगी, एल्यूमिनियम और इन सब की, सॉरी मैग्नीशियम और इनकी। इसी तरह बोरोन की जो है वो एल्यूमिनियम से अलग होगी, कार्बन की सिलिकॉन से थोड़ी अलग होती है। जैसे ये सेकंड पीरियड में जो भी आते हैं एलिमेंट्स, वो अपने डाउन द ग्रुप जो भी और बाकी एलिमेंट्स है उनसे अलग बिहेवियर शो करते हैं। समझ आया? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो ये लिथियम जो है सोडियम से थोड़ा अलग होगा, बेरिलियम जो है नीचे वाले सारे एलिमेंट से अपने से अलग होगा, बोरोन इनसे अलग बिहेवियर शो करेगा, कार्बन अपने वालों से अलग, और नाइट्रोजन का अलग, ऑक्सीजन का अलग, फ्लोरीन का अलग, ठीक है। ये बाकी सब सेम बिहेवियर शो करेंगे, नाइट्रोजन का ग्रुप जैसे सेम शो करेगा, कार्बन वाला सेम शो करेगा, बट ये कार्बन इनसे अलग है। अब इसी को क्या बोल देते हैं, एनामोलस बिहेवियर, मतलब थोड़ा डिफरेंट बिहेवियर, एनामोलस बिहेवियर, थोड़ा डिफरेंट अलग सा बिहेवियर शो करते हैं। और ये क्यों करते हैं हमें ये पढ़ना है अभी। बहुत ही सिंपल सी बात है, कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा तो पूरा कुछ एज सच बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये। अब इसमें सोचो, पहला ग्रुप है, उसमें क्या होगा, एक तो साइज छोटा होगा बाकियों के कंपेयर में, डाउन द ग्रुप बढ़ता जा रहा है, लेकिन सबसे पहले वाला जो है उनका साइज बहुत छोटा है, साइज छोटा है, आया समझ, स्मॉल साइज है। दूसरा है कि E/R, मतलब चार्ज जो होगा उसको रेडियस से जब डिवाइड करते हैं, चार्ज बाय रेडियस रेशियो, वो क्या है, बहुत हाई है बाकी के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि रेडियस बहुत कम है, ये कम होगा मतलब ये बढ़ जाएगा, चार्ज बाय रेडियस रेशियो ये ज़्यादा है। तीसरा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो पहले 2 सेकंड पीरियड में है उनके पास d ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख के देखोगे तो पता चलेगा, सिर्फ s और p तक चले जाते हैं ये, ठीक है, लेकिन d ऑर्बिटल्स इसमें भरने शुरू नहीं होते हैं। तो d ऑर्बिटल्स की एब्सेंस की वजह से भी ये जो बॉन्डिंग वगैरह है उनमें एनामोलस बिहेवियर, अलग सा बिहेवियर शो करते हैं। फिर ये क्या करते हैं, पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स, मतलब एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं। देखा होगा ये तो सिंपल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनता है, तो ये पी और पी ही तो ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं ना, और इसको क्या बोलेंगे, पाई ऑर्बिटल। तो ये क्या हो गया, पी पाई पाई बॉन्डिंग, ठीक है। और जब तुम डाउन द ग्रुप जाओगे तो वो क्या करेंगे, डी ऑर्बिटल को इन्वॉल्व करना शुरू कर देंगे, तो उसमें डी पाई या फिर डी पाई पी पाई भी हो सकते हैं, मतलब डी ऑर्बिटल पाई बॉन्डिंग बना लेगा उसमें। लेकिन जो सेकंड ग्रुप वाले नाइट्रोजन का जब तुम बनाओगे,
N2 ऐसे होता है, 3 ट्रिपल बॉन्ड होंगे इसमें। तो ये 2 क्या है, ये पाई बॉन्ड्स ही तो हैं तुम्हारे। तो ये क्या है, p ऑर्बिटल से मिलके बने, क्योंकि d तो है नहीं, तो इसमें क्या है p पाई बॉन्डिंग, ना कि d पाई। क्लियर है। इन सब चीज़ों की वजह से क्या हुआ है, जो सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट्स हैं वो अलग बिहेवियर शो करते हैं। जैसे कि लिथियम और बेरिलियम, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो लिथियम बेरिलियम दोनों हैं सेकंड पीरियड के। ये क्या करते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। बाकी वाले क्या करेंगे, आयनिक। अभी कोवेलेंट क्या है, मतलब शेयर करके बनाते हैं बॉन्ड को, इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करके फिर बॉन्ड बनाएंगे। आयनिक में क्या होता है, पूरा इलेक्ट्रॉन या तो दे देंगे या फिर पूरा इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। ठीक है, तो लिथियम और बेरिलियम क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। हालांकि एस और पी ब्लॉक आपके सिलेबस में नहीं है, हटा दिया है पूरा, बट फिर भी ये बेसिक सी चीज़ें ये आपको पता होनी चाहिए कि बिहेवियर वगैरह कैसे चेंज हो रहा है, क्यों हो रहा है। ठीक है, मैं बहुत कम जो है आपको जो इम्पोर्टेंट है वही चीज़ें करवा रही हूँ, फालतू का कुछ नहीं करवा रही हूँ। तो जो मैं करवा रही हूँ उसको तो प्लीज़ ध्यान से कर लेना। तो लिथियम और बेरिलियम क्या करेंगे, कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाएंगे, और बाकी सारे जो एलिमेंट्स हैं नीचे वाले इनके वो आयनिक बनाएंगे। इतनी सी चीज़ें ध्यान रख लोगे। और ये अलग सा बिहेवियर क्यों शो करते हैं, स्मॉल साइज E/R हाई है इनका, डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट नहीं है, और डी ऑर्बिटल्स ना होने की वजह से क्या बनाता है, पी पाई मल्टीपल बॉन्ड। अब डी ऑर्बिटल नहीं है, उसी की वजह से क्या होगा, अगर तुमसे एग्जाम में पूछ ले कोई, बोरोन जो फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है तो सिर्फ BF4 तक जाएगा, और वो भी एक नेगेटिव चार्ज के साथ। लेकिन एल्यूमिनियम जब बनाता है तो एल्यूमिनियम F6 बना देगा। ठीक है, क्योंकि ये अपने डी ऑर्बिटल्स को इन्वॉल्व कर लेगा बॉन्डिंग। ये पूरा केमिकल बॉन्डिंग जो चैप्टर है नेक्स्ट शुरू हो रहा है कल से, उसमें करवाऊंगी मैं। लेकिन इसके पास डी ऑर्बिटल्स है नहीं, जो पी ऑर्बिटल्स है उन्हीं को यूज़ कर लो। तो मेरे पास नहीं है तो 4 ही बॉन्ड बनाऊंगा। ये क्या करेगा, 6 जो डी ऑर्बिटल्स है उनको एक्सपेंड कर लेगा। इसी तरह कार्बन के पास नहीं है डी ऑर्बिटल्स, तो वो 4 ही बॉन्ड बनाता है। लेकिन सिलिकॉन क्या करेगा, अपने डी ऑर्बिटल्स को इन्वॉल्व करके अपनी वैलेंसी जो है उसको एक्सपेंड कर लेता है। ठीक है, तो ये है बात सिंपल सी। अब एक छोटा सा टॉपिक है डायगोनल रिलेशनशिप, दिख रहा होगा, डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल का मतलब वही है ना, टेढ़ा होता है डायगोनल। तो ये क्या है, मतलब इसमें कहीं ना कहीं टेढ़े जो एलिमेंट्स हैं उनके बीच में कुछ रिलेशनशिप होगा। तो सिंपल लिथियम, फिर बेरिलियम आता है अपना, फिर बोरोन आता है। इसी तरह से नीचे अगर मैं लिखूँ तो इसमें नीचे आएगा सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम। बस इतना सा ही है। इन 6 एलिमेंट्स को अगर ध्यान रखोगे तो डायगोनल रिलेशनशिप हो जाएगा। डायगोनल बनाने के लिए क्या करना है, लिथियम से शुरू गया, वो मैग्नीशियम की तरफ एरो गया। ठीक है, तो लिथियम और मैग्नीशियम जो है उनकी प्रॉपर्टीज सेम है, मतलब सिमिलर है, सेम नहीं बोल सकते, सिमिलर है। इसी तरह से जब मैं बेरिलियम का एरो लेके जाती हूँ एल्यूमिनियम पे, तो बेरिलियम और एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज सेम है। ठीक है, तो या तो तुम इन दोनों को ध्यान रख लो, लिथियम और मैग्नीशियम की सेम है, बेरिलियम और एल्यूमिनियम की सेम है, इनको ध्यान रखना है। कर लोगे इतना सा कि इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर है। और ये सिमिलर क्यों होंगी, क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रहा है और ये बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं, और इधर के साइज इंक्रीज हो रहा है। डाउन द ग्रुप साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इधर की इधर जा रहा हूँ तो साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो लिथियम और मैग्नीशियम का साइज मैच कर जाता है, और जब साइज मैच करता है तो बहुत सी प्रॉपर्टीज मैच कर जाती है, सिमिलर हो जाती है। लाइक सोडियम का अगर मैं लिखूँ तो ये होगा, एक सेकेंड, सोडियम की जो रेडियस है वो है 186 पिकोमीटर। ठीक है, लेकिन लिथियम की 150 और 160। तो क्या लिथियम इससे ज़्यादा मैच कर रहा है रेडियस, या फिर इससे ज़्यादा मैच कर रहा है? ऑब्वियसली मैग्नीशियम के पास ज़्यादा है, 8 का डिफरेंस हो रही है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो इसमें क्या है 30 कुछ का। तो लिथियम का साइज मैच करता है मैग्नीशियम से, इसीलिए क्या हो गया, इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम होगी। ठीक है, पूछ सकते हैं क्वेश्चन में डायगोनल रिलेशनशिप क्यों होता है, क्यों शो होता है, तो उनकी रेडियस सेम हो जाती है, चार्ज बाय रेडियस रेशो सेम हो जाएगी, और इसलिए बोल सकते हो यहाँ पे। और ये रेडियस सेम क्यों हो जाती है, क्योंकि इधर की साइड तो डिक्रीज हो रही है और डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रही है, तो ये इधर बीच में आ गया है, इसलिए। इसी तरह बेरिलियम और एल्यूमिनियम का अगर चेक करोगे ना, तो बेरिलियम और मैग्नीशियम की मैच नहीं कर रही। ये 111 है पिकोमीटर, और ये 160 पिकोमीटर, ये 143, ये फिर भी मैच कर रही है। तो क्या होगा, ये वाला इससे मैच करेगी, इसकी प्रॉपर्टीज एल्यूमिनियम से मैच करेंगी। ठीक है, तो ये है डायगोनल रिलेशनशिप। और मैंने जो फॉलो की है बुक, आप लोगों को बढ़ाने के लिए जो फॉलो कर रही हूँ वो है एनसीईआरटी की बुक। ठीक है, क्योंकि पीजीटी का एग्ज़ाम क्लियर करना है ना, हमने तो पूरा पीएचडी थोड़ी करनी है। तो जो एनसीईआरटी में है वो मैं पूरा कवर करवा रही हूँ लाइन बाय लाइन, तो उसमें इतना ही गिवन है आपको। तो अभी के लिए इतना ही ध्यान रखना है, ये सब ध्यान रखना। उसके बाद एक टॉपिक रहता है आपका वैलेंसी। वैलेंसी क्या है, ये जब केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट कर रही हूँ कल से, वहाँ पे पढ़ेंगे, थोड़ा डिटेल में हो जाएगा। अभी तो तुम
इतना ही करो, इस लेक्चर में बहुत ज़्यादा हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर स्लेटर्स रूल आपको मिल जाएगा और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अच्छे से तैयारी करते रहो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर करो वीडियो को।